नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 58 वर्ष के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना से सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मतदान के पहले चरण में ऋषि सुनक शीर्ष पर। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज से शुरू। मेहुली घोष और शाहू तुषार माने ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता और 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी के साथ इजरायल के प्रधानमंत्री याइर लपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। I2U2 समूह की संकल्पना पिछले साल 18 अक्टूबर को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पेश की गई थी। इसमें से प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों को लेकर नियमित रूप से शेरपा स्तरीय चर्चा करते रहे हैं। I2U2 समूह का मकसद जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे साझा रूप से चिन्हित 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण, कम कार्बन के रास्ते उद्योगों का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना तथा महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्र और हरित प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बैठक के दौरान इस समूह के दायरे में संभव संयुक्त परियोजनाओं तथा व्यापार और निवेश में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए परस्पर हित के अन्य क्षेत्रों में मजबूती लाने पर विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार ने कल से 18 साल के अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत काल के अवसर पर कल से अगले 75 दिन तक कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने में टीकाकरण बहुत प्रभावी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के फैसले से टीकाकरण कवरेज बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव से गुजरते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कंपनियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हों। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 2.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मिनिस्ट्री ने 2025 तक लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम 837 लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और जिसमें 35 to 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। टारगेट इसका रखा है कि 24-25 तक हमारी कोशिश होगी कि हम इस टारगेट को अचीव करें। मुझे बताया गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में DPSU का मेजर रोल होगा और मैं जानता भी हूं और इसमें 70 से 80% तक वे अपना योगदान देंगे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है।
सरकार ने मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। संसद सत्र में विपक्ष भारत चीन सीमा गतिरोध, सशस्त्र सेनाओं में लघु अवधि के लिए भर्ती योजना, अग्निपथ सहित कई अन्य मुद्दे उठा सकता है। संसद सत्र के पहले दिन 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सेना से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने देश से पलायन करने से पहले श्री विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन इससे लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को भी हटना होगा। श्रीलंका दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राजपक्षे प्रशासन और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को इस समस्या का कारण माना जा रहा है। एक सप्ताह से भी कम समय में कल दूसरी बार प्रदर्शनकारी कड़ी सुरक्षा वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए। विक्रमसिंघे ने प्रदर्शनकारियों से प्रधानमंत्री कार्यालय खाली करने और अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के लिए मतदान का पहला दौर जीत लिया है। ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव सांसदों के 88 वोट मिले, जबकि उप व्यापार मंत्री पेनी मॉर्डेंट को 67 तथा विदेश मंत्री लिज ट्रुस को 50 वोट मिले। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के लिए 6 उम्मीदवार दौड़ में रह गए हैं। 2 उम्मीदवार वित्त मंत्री नदीम जाहवी और पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट दौड़ से बाहर हो गए हैं। 3 उम्मीदवार पहले ही बाहर हो चुके थे। कंजर्वेटिव पार्टी के कुल 358 सांसदों में से 88 ने ऋषि सुनक का समर्थन किया है। पिछले सप्ताह सुनक के त्यागपत्र से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने को बाध्य होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस से एक पाकिस्तानी पत्रकार के इस दावे पर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि वह यूपीए शासन के दौरान 5 बार भारत आया और भारत से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा की कथित टिप्पणियों का हवाला दिया कि वह श्री अंसारी के निमंत्रण पर भारत आया और उनसे मुलाकात की थी। आरोप का जवाब देते हुए श्री अंसारी ने कहा कि मीडिया के एक वर्ग और भाजपा प्रवक्ता द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। एक बयान में श्री अंसारी ने कहा कि उन्होंने कभी नुसरत मिर्जा को भारत आमंत्रित नहीं किया और न ही कभी उससे मुलाकात की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने युवाओं से रोजगार तलाशने वालों के स्थान पर उद्यमी बनने की अपील की है। कल मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के 54वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विशेष संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का आरंभ एक तमिल उद्धरण से किया था, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है और हम सब भाई भाई हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महाकवि भरतियार पीठ की स्थापना की घोषणा की थी। श्री मुरुगन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मातृभाषा को महत्व दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 4 लेन के 297 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीने में पूरा हुआ है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 58 वर्ष के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना से सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मतदान के पहले चरण में ऋषि सुनक शीर्ष पर। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद आज से शुरू। मेहुली घोष और शाहू तुषार माने ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता और 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज शुरू हो रही है। पिछले 2 वर्ष कोविड महामारी के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। इस वर्ष लगभग 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को व्यवस्थित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली और बागपत जिलों से होकर गुजरेगी और इस महीने की 26 तारीख तक चलेगी। श्रद्धालु हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे। अधिकांश श्रद्धालु ये यात्रा पैदल ही पूरी करते हैं, लेकिन असमर्थ श्रद्धालु लंबी दूरी के लिए वाहनों का भी उपयोग करते हैं। अनेक गैर सरकारी संगठनों ने यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थलों पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार और विशेषकर पुलिस विभाग ने कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अन्य राज्यों के साथ समन्वय बैठक करने के अलावा पुलिस इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है कि कांवड़ियों को शुद्ध और कम दरों पर भोजन मिले और अन्य सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा मिले। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों के सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को इस दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। चूंकि इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो हम लोग श्रद्धालुओं को श्रद्धा के साथ साथ जो राष्ट्रीयता की भावना को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस दौरान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस ने विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं और नेताओं के साथ भी बैठकें की हैं। पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को तिरंगे भी वितरित करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रियों ने 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। बाबा बैद्यनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान कल छड़ी मुबारक, विशेष पारंपरिक भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण के लिए पहलगाम ले जाई गई। साधु संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पारंपरिक विधि विधान संपन्न किए गए। तेलंगाना में विशेषकर राज्य के उत्तरी जिलों में लगातार वर्षा हो रही है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली और आसिफाबाद में कल लगातार
छठे दिन तेज वर्षा हुई। करीमनगर के गुंडी में रात 11 बजे तक 18.9 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पिछले सप्ताह वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों गांवों पर असर पड़ा। 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। गोदावरी और कृष्णा नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र में तेज वर्षा के कारण वहां से बाढ़ का और पानी आने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जान माल का नुकसान रोकने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश बढ़ा दिया है तथा चिकित्सा और कृषि विषय की प्रवेश परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने निर्धारित परीक्षाओं को भी स्थगित किया है। गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 20,000 से अधिक लोग अपने घर वापस लौट चुके हैं। हालांकि करीब 7,000 लोग अभी भी बाढ़ के कारण राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं। राज्य के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में और बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रशासन खाना और दवाइयां मुहैया करा रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक 575 लोगों को बचाया गया है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नवसारी, वलसाड़ और छोटाउदेपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए नकद मुआवजे की घोषणा की है। घरों और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। 769 प्रभावित गांवों में बिजली फिर से बहाल कर दी गई है। राज्य परिवहन की बसें भी सभी प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य रूप से चलने लगी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की, कहीं मध्यम या गरज के साथ बारिश हो सकती है। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और जम्मू में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और शाम के समय हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, शिलंग और आइजॉल में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अगरतला, गैंगटॉक, ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में लगातार वर्षा हो रही है और गोदावरी नदी के जलस्तर में हर घंटे तेजी आ रही है। अलूरी, सीताराम राजू, पूर्वी गोदावरी और एलुरू जिले में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। धौलेश्वरम में सर आर्थर कॉटन बैराज से 15 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। अलूरी, सीताराम राजू जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक है। हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी स्थिति पर नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में मेहुली घोष और शाहू तुषार माने की जोड़ी ने भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में हंगरी के ईस्टर मेसजारोस और ईस्टर्न पेन की जोड़ी को 17-13 से पराजित किया। भारत के ही पलक और शिवा नारवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता है। क्रिकेट की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त ले चुका है। इससे पहले भारतीय टीम ने 3 2020 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी। उधर FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही। 9वें से 12वें स्थान के लिए हुए मैच में कल भारत ने जापान को 3-1 से हराया। स्पेन के एस्टाडी ओलंपिक टी डेरासा में हुए मुकाबले में जापान की असाई यू ने पहला गोल किया, लेकिन भारत की नवनीत कौर और दीप ग्रेस एक्का ने जवाब में गोल दागकर भारत को जीत दिला दी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज हम समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर को याद कर रहे हैं। गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 14 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के कराड़ तालुक में हुआ था। वो पहली बार तिलक से डेक्कन कॉलेज में मिले, जहां वे उनके सहपाठी थे। तिलक अगरकर की जोड़ी ने शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने और जनता के बीच देशभक्ति पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला स्थापित की। वो लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित प्रमुख मराठी समाचार पत्र केसरी के पहले संपादक थे। गोपाल अगरकर का मानना था कि समाज सुधार की जरूरत अधिक तात्कालिक है, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र सुधारक शुरू किया, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ अभियान चलाया। का समर्थन किया। गोपाल गणेश अगरकर जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे और 17 जून 1895 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से भारत से स्वैच्छिक वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में बैठक हुई। हालांकि गांधी जी बैठक से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में हुई और गांधी जी को आगामी जन आंदोलन का प्रभार लेने के लिए अधिकृत किया गया। इस संकल्प को आम तौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, जिसे अगस्त में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था। 7 और 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई और इसके साथ ही आगाज हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। आज हम शहीद गंगराम को भी याद कर रहे हैं। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की, अपने साथी विद्रोहियों को वित्तीय सहायता दी और उन्हें ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के सैनिकों ने गंगराम को गिरफ्तार कर लिया और उन पर नौकरी छोड़ने, विद्रोह और अंग्रेजों से बगावत में सहायता करने का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1857 में बेड़ियों में कड़े श्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और बंबई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया था, जहां 14 जुलाई 1858 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। शहीद गंगराम को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी के साथ राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को अनेक बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक डिजिटल पहुंच बनाने में मदद करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग भारत के प्लास्टिक सर्जनों की संस्था APSI के सहयोग से कल 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। इस महोत्सव के दौरान प्लास्टिक सर्जरी पर आधारित बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। राजस्थान में इस वर्ष अक्टूबर से कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी खुलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बिरला को बताया गया कि मुकुंदरा और रामगढ़ में सफारी के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। बड़े क्षेत्र में फैले हुए ये टाइगर रिजर्व पर्यटकों को वन्य जीवन और प्रकृति के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होने के अवसर प्रदान करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, श्रीलंका में आपातकाल आज के अखबारों की बड़ी सुर्खी है। लोक सत्र ने चित्र के साथ लिखा है, प्रदर्शनकारियों का उत्पात, आपातकाल की घोषणा। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कोविड की एहतियाती डोज निःशुल्क लगाने की सरकार की घोषणा लगभग सभी अखबारों की सुर्खियों में है। राजस्थान पत्रिका ने इसे बड़ा फैसला बताया है। हरी भूमि ने लिखा है, 18+ को अगले 75 दिन में मुफ्त टीका लगेगा। अमर उजाला की बड़ी खबर है, चीन की कंपनी ओप्पो ने भारत में करीब 4,500 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी की। राजस्व विभाग ने तलाशी में मिले दस्तावेजों से खुलासा किया। हिंदुस्तान की खबर है, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की तैयारी। छोटे शहरों के दुकानदार देश भर में सामान बेच सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में भारतवंशी ऋषि सुनक के सबसे आगे होने को महत्व दिया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ब्रिटेन में पहला दौर सुनक का। कल अलग अलग जगहों पर गुरु पूर्णिमा मनाए जाने को अखबारों ने चित्र के साथ दिया है। लोक सत्र ने राष्ट्रपति के संदेश को सुर्खी बनाया है, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल ज्ञान और अनुशासन के केंद्र। अमर उजाला ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिखे सुपर मून का चित्र देते हुए लिखा है, दिल्ली में बुधवार रात चांद 15% ज्यादा चमकीला और आकार में 7% बड़ा दिखाई दिया। हरियाणा, बिहार, राजस्थान में भी रात 12:08 पर इसका आकार सबसे बड़ा दिखा। उधर गोवर्धन परिक्रमा में उमड़ा सैलाब चित्र के साथ लिखा है राजस्थान पत्रिका ने। सावन के महीने के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा शुरू होने पर व्यवस्थाओं और दिशा निर्देश कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। जनसत्ता ने एक सर्वेक्षण के आधार पर लिखा है, महामारी के बाद लोगों का अंदाज बदला, अब स्मार्ट घरों की तलाश, घर में ही दफ्तर भी चाहते हैं लोग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात समूह के पहले वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकारी केंद्रों पर कल से 18 से 58 वर्ष के लोगों को निःशुल्क बूस्टर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना से सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मतदान के पहले चरण में ऋषि सुनक शीर्ष पर। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज से शुरू।
मेहुली घोष और शाहू तुषार माने ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता और 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।